नाज़रीन, अगर आप चिकन खा रहे हों या दूध पी रहे हों और मैं ये क्लेम कर दूं कि आप ना चिकन खा रहे हैं ना दूध पी रहे हैं, बल्कि आप ऐसे बैक्टीरिया अपने जिस्म में ले रहे हैं इन फूड्स के ज़रिए से जो इन्फेक्शन डिजीज़ का सबब बन रहे हैं। दूध जब जानवर से निकल के और हमारे कंजम्पशन तक आता है तो इस बीच में पूरी की पूरी जो फूड चेन है, ना तो उसमें कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है और ना ही किसी और एनवायरमेंटल कंटामिनेशन का ख्याल रखा जाता है। कि जो थन होते हैं उनमें मेस्टाइटिस भी हो जाता है, तो उनमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो जिस जगह बैठ रहे होते हैं वहाँ इकोलाई मौजूद होता है, तो वहाँ से भी वो जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो हो रही होती है। अब दोनों में, चाहे वो दूध हो या गोश्त हो, इनके ज़रिए से वो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो हमें नज़र आया है कि दूध में तकरीबन कोई 74% जो इकोलाई है वो ऑगमेंटिन रेजिस्टेंट है। जिंदा जो है पोल्ट्री को लगाया जाता है एंटीबायोटिक मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के। तो नतीजा ये निकलता है कि इस हद तक एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रेजिस्टेंस का सबब बनता है। और एक का 2025 का रिव्यू ये कहता है कि इस वक्त दुनिया भर में सेकंड हाईएस्ट जो अमवात हैं वो इन्फेक्शन यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ज़रिए से हो रही हैं, जो कि दिल के अमराज के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है। कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, अगर आप चिकन खा रहे हों, मुर्गी का गोश्त खा रहे हों या दूध पी रहे हों और मैं ये क्लेम कर दूं कि आप ना चिकन खा रहे हैं ना दूध पी रहे हैं, बल्कि आप ऐसे बैक्टीरिया अपने जिस्म में ले रहे हैं इन फूड्स के ज़रिए से जो इन्फेक्शन डिजीज़ का सबब बन रहे हैं, या वो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक अद्वियात के असरात को ज़ाइल कर रही हैं या असरात को कम कर रही हैं। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? यकीनन आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दावा मैं नहीं कर रहा, ये दावा कर रही है हुकूमत सिंध के वो इदारे जो इस सिलसिले में तहकीक कर रहे हैं और रिसर्च से जो फाइंडिंग्स सामने आ रही हैं उसकी बुनियाद पे दावा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जामिया कराची में फूड एंड साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर गुफरान सईद साहब, जिन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर इस मामले पर रिसर्च की है और इससे जो फाइंडिंग्स सामने आई हैं कि हम अपने जिस्म के अंदर मुर्गी के गोश्त से या दूध से जो मार्केटों में सप्लाई हो रहा है और उससे हमारे घरों में आ रहा है, क्या क्या जरासीम ले रहे हैं जो इन्फेक्शन डिजीज़ का सबब बन रहा है। यकीनन वो इन्फेक्शन डिजीज़ आगे चलकर अमवात का सबब भी बन सकती हैं या बन रही हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने ये रिसर्च की और रिसर्च को बाकायदा जारी किया, इस बारे में बताएं। ये बड़े हैरानकुन इंकशाफात हैं जो आपने अपने रिसर्च में किए हैं, खासकर कच्चे दूध के हवाले से, मुर्गी के गोश्त के हवाले से जो मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। सर बेसिकली ये जो स्टडी है ये FAO ने हमें सपोर्ट किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN, और उन्होंने 2 जगह पे पायलट स्टडी जो है वो कंडक्ट करवाई, एक कराची में, दूसरा इस्लामाबाद में। दोनों के रिजल्ट तकरीबन मिलते जुलते ही आए हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के हवाले से, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बैक्टीरिया जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हमारे साथ भी हैं, यानी ह्यूमन के साथ भी होते हैं, एनिमल्स के साथ भी इसी तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, पोल्ट्री में भी मौजूद है, इसी तरह से दूध जो कि जानवरों से आ रहा होता है उनके साथ भी ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। 2 किस्म के जो है वो प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, दूध है और मुर्गी का गोश्त है। दूध में पाकिस्तान जो है वो तकरीबन कोई 8 लार्जेस्ट जिसको आप कह लें कि प्रोड्यूसर के अंदर आता है, और पोल्ट्री में तकरीबन कोई 25 नंबर पे आता है। और दोनों की बहुत अच्छी मैनेजमेंट इस लिहाज से है कि जानवरों को भी बड़े ठीक तरीके से हमारे यहाँ रखा जाता है, और पोल्ट्री का निज़ाम तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के बहुत ही मॉडर्नाइज तरीक़ों पर जिस तरह से पोल्ट्री तैयार की जाती है वो दुनिया में जो है वो पाकिस्तान उसमें बड़े टॉप में आता है। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि जब उस फूड चेन को मेंटेन किया जाता है, स्पेशली दूध जब जानवर से निकल के और हमारे कंजम्पशन तक आता है, तो इस बीच में पूरी की पूरी जो फूड चेन है, ना तो उसमें कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है और ना ही किसी और एनवायरमेंटल कंटामिनेशन का ख्याल रखा जाता है। दूध जब आता है शॉप के ऊपर, तकरीबन 90% सप्लाई जो है वो शॉप से हो रही होती है। तो जो दुकानों पर आता है तो 2 तरीके हैं उसको बचाने के, ठंडा रखने के, या तो चिलर में डालते हैं या फिर बर्फ़ जो होती है जो मार्केट में मिल रही होती है वही बर्फ़ उसके अंदर डाल दी जाती है। अब उसमें वाटर भी कंटामिनेट कर रहा है और उसके ज़रिए से जो बैक्टीरिया अमूमी तौर पर जानवर से ट्रांसमिट होकर आ रहे होते हैं, तो उनमें अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल हम कोलाई की बात करते हैं, तो कोलाई अमूमन जो इंडिकेटर है वो वेस्ट या सिवेज वाटर के अंदर पाया जाता है, और ये कंटामिनेशन का एक बड़ा कॉमन साइन है। तो वो कोलाई जब बॉडी के अंदर आता है तो आम तौर पे यानी सेवरेज वाटर के अंदर पाया जाने वाला वो बैक्टीरिया जो है वो इस दूध के जरिए से हमारी बॉडी में दाखिल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा होगा। अगर इस दूध को सही तरीके से, कच्चा दूध अगर रह जाए या वो कंटामिनेट कर जाए साफ दूध के साथ, तो अल्टीमेटली वो बॉडी के अंदर जाएगा। अच्छा, एक और तरीका भी है, क्योंकि जानवरों के जो थन होते हैं उनमें मेस्टाइटिस भी हो जाता है, तो उनमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो जिस जगह बैठ रहे होते हैं वहाँ इकोलाई मौजूद होता है, तो वहाँ से भी वो जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो हो रही होती है। मुर्गी का अगर आप बात करें तो मुर्गी का इशू क्या है कि हमारे यहाँ सप्लाई तो बहुत अच्छी है, मुर्गी के गोश्त के अंदर बैक्टीरिया नहीं होते, क्योंकि अगर होगा तो इन्फेक्शन होगा।
होता क्या है कि जब हम मुर्गी को ज़िबा करते हैं, जिस तरीके से उसको हैंडलिंग करते हैं, आमतौर पे 90% जो है जो गोश्त इस्तेमाल होता है मुर्गी का, वो खुले इन्हीं शॉप्स के ज़रिए से होता है, जहाँ पे एक बड़ा सा डब्बा ड्रम रखा हुआ होता है जिसमें जानवर मुर्गी को ज़िबा किया जाता है, उसी के अंदर जो है वो उसको रखा जाता है, उसकी अंतड़ियाँ और सारी चीज़ें एक टेबल पे जो है वो की जा रही होती हैं, और फिर उसके बाद वहीं गोश्त बनता है उसी मुर्गी के ऊपर, और उसके बाद वो थैली में डाल के दे दिया जाता है। अब गोश्त के ज़िबा होने तक, मुर्गी के ज़िबा होने तक तो कोई बैक्टीरिया नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में हैंडलिंग हुई है अनसेफ तरीके से, तो अल्टीमेटली वो बैक्टीरिया को कंटामिनेट करने का सबब बनती है। अब दोनों में, चाहे वो दूध हो या गोश्त हो, इनके ज़रिए से वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो हमें नज़र आया है कि दूध में तकरीबन कोई 74% जो ई कोलाई है वो ऑगमेंटिन रेजिस्टेंट है। अच्छा, इस ऑगमेंटिन रेजिस्टेंट होने का नुकसान क्या? अमूमी तौर पे लोग जो है वो बड़े कॉमन होते हैं कि जी एंटीबायोटिक जाते हैं खुद से ले लेते हैं, और कॉमन जो एंटीबायोटिक जो लोगों को पता है वो ऑगमेंटिन है कि जी ऑगमेंटिन लो और आपका जो भी इन्फेक्शन है, पेट में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम हुई हुई है, वो फ़ौरन दुरुस्त हो जाएगी। तो और फिर पूरा वो भी नहीं करते हैं, एक तरह से कोर्स होता है ना 3 दिन या 5 दिन का जो कोर्स होता है वो भी पूरा नहीं करते हैं, 1-2 मेडिसिन बस ली और उसके बाद उसको छोड़ दिया। नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, एंटीबायोटिक इज समथिंग एल्स। तो पहली चीज़ तो ये कि इस तरह का एंटीबायोटिक का इस्तेमाल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के जनरेट करने का सबब बन रहा है, सेल्फ मेडिकेशन, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो जानवरों में हो, मुर्गियों में हो या किसी और में। अभी एक रिसेंट जो है वो स्टडी ये कहती है कि तकरीबन कोई 450 मिलीग्राम के करीब जो है वो एंटीबायोटिक जो है जानवरों में, पोल्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2010 की जो है वो स्टडी है। 400 मिलीग्राम पर केजी ऑफ द मीट, या आप उसको कह लें पोल्ट्री का गोश्त हो या जानवर का गोश्त हो, और ये मकदार 2030 तक तकरीबन 60% इंक्रीज कर जाएगी। तो क्या पोल्ट्री में भी एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा है? बिल्कुल इस्तेमाल होता है। जिंदा जो है पोल्ट्री को लगाया जाता है एंटीबायोटिक मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए। अब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल एक तो ये कि इन्फेक्शन हुआ और दिया गया, वो तो एक तरह से कह लें कि जी डिजीज़ क्योरिंग के लिए, लेकिन एक और इस्तेमाल ये है कि आप प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे पहले ही लगा देते हैं, जो कि ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अमूमन जानवरों में जो है और पोल्ट्री के साथ ये वाला काम किया जा रहा होता है, तो नतीजा ये निकलता है कि इस हद तक एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रेजिस्टेंस का सबब बनता है। और एक 2025 का रिव्यू ये कहता है कि इस वक्त दुनिया भर में सेकंड हाईएस्ट जो अमवात हैं वो इन्फेक्शन यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ज़रिए से हो रही हैं, जो कि दिल के अमराज के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है, और अल्टीमेटली इस बात को तक़वियत देता है कि हमें एक सेफ़ सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। ये जो आपने रिसर्च करी है, तहक़ीक़ करी है, ये मुताल्ला सिंध फूड अथॉरिटी भी इसमें शामिल थी। जी। यकीनन आप लोग गए, आपने कराची की मुख्तलिफ मार्केटों से दूध के सैंपल भी लिए और चिकन के सैंपल भी लिए। कराची के किन इलाकों को टारगेट किया जहाँ से सैंपल कलेक्ट किए गए और कितने सैंपल कलेक्ट किए? टोटल जो है वो हमने 50 सैंपल्स मिल्क के और 50 पोल्ट्री के सैंपल्स कलेक्ट किए थे। पोल्ट्री के सैंपल्स तो इसी एरिया में यूनिवर्सिटी के साथ, यानी स्कीम 33 हो गया, गुलिस्तान जौहर हो गया, गुलशन इकबाल हो गया, तो इन एरियाज़ में से कलेक्ट हुए हैं पोल्ट्री के। मिल्क के सैंपल जो हैं भैंस कॉलोनी से कुछ सैंपल कलेक्ट हुए, कुछ इस तरफ के जो बाड़े हैं आगे ये जो मोटरवे वाली साइड जो है सुपर हाईवे, यहाँ के कुछ बाड़ों से हुए, और बाकी दूध की जो दुकानें आसपास मौजूद हैं यहाँ से जो है वो सैंपल कलेक्ट हुए हैं। तो इनमें तकरीबन कोई 50 में से 40 के करीब सैंपल्स ऐसे थे जिनमें से ई कोलाई जो है वो कंफर्म हुआ, निकला, और पोल्ट्री के जो सैंपल्स हैं उनमें 50 में से 30 सैंपल्स ऐसे थे जिनमें से ई कोलाई जो है वो आइसोलेट हुआ। अब मिल्क के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस की मिकदार ज़्यादा आई है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो 74% है, पोल्ट्री में कम आई है, पोल्ट्री में लेस दैन 50% है। अच्छा देखिए, चाहे पोल्ट्री का इस्तेमाल हो, चिकन के गोश्त का इस्तेमाल हो या दूध का इस्तेमाल हो, दोनों कराची में बेइंतहा बेतहाशा हैं। हर घर में बच्चे मौजूद हैं जो इस खुले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोल्ट्री का जहाँ तक हम कहते हैं तो वहाँ पर जो है रोज़ाना खाने में चिकन का इस्तेमाल एक आम सी बात है। मुझे ये बताइए कि ये रिपोर्ट सिंध फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर तैयार हुई, उनको दे दी गई, हुकूमत सिंध के सामने भी आ गई। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हुकूमत सिंध इसमें लेने जा रही है या क्या लिए जा सकते हैं? इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्योंकि आगे चल के तो ये सूरत हाल जैसा बता रहे हैं चाहे ख़तरनाक होने जा रही है। यानी हम जो चिकन खा रहे हैं, चाहे अपने घरों में खा रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं या किसी तकरीब में जाके खा रहे हैं, ये सारी उन्हीं दुकानों से सप्लाई होकर आ रही है और बन रही है। तो मुझे बताइए कि इसको किस तरह किया जाएगा? सर, इसके हवाले से ही एक नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में कंडक्ट हुई थी, जहाँ पे हमने सारा डाटा प्रेजेंट किया, नॉट ओनली फ्रॉम द कराची बट आल्सो फ्रॉम द इस्लामाबाद। सिमिलरली फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी EMR के ऊपर स्टडी प्रेजेंट की। इसी तरह से सिंध के मुख्तलिफ जगहों पे और भी इस तरह की स्टडीज़ कंडक्ट हुई हैं, इंक्लूडिंग जैसे टंडोजाम यूनिवर्सिटी में भी हुई है।
ये सारी चीज़ें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि ऑल ओवर द पाकिस्तान एक कौमी सतह के ऊपर जो है इस बात को उजागर करने की ज़रूरत है कि एंटीबायोटिक के हवाले से एक पूरी पॉलिसी बननी चाहिए, AMR के हवाले से पूरी पॉलिसी बननी चाहिए, जामे पॉलिसी हो, और उसके नतीजे में इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना एक बड़ी अहम ज़रूरत है, चाहे वो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के ज़रिए से हो या बाकी और जो हुकूमती ज़राए हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनके ज़रिए कंट्रोल करना ज़रूरी है। कैसे एक आम शख्स इसको अपने तौर पे बेहतर अंदाज में रजिस्ट करवा सकता है, उसके लिए ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करें प्रॉपर तरीके से कुक करके इस्तेमाल करें, सफाई सुथराई का इस्तेमाल जो है वो लाजमी ख्याल रखें। नाक़िस अगर सफाई सुथराई होगी तो अल्टीमेटली ये बैक्टीरिया क्रॉस कंटामिनेट करते हैं। तो क्रॉस कंटामिनेट का मतलब ये है कच्ची चीज़ से निकल के पकी हुई चीज़ की तरफ ट्रांसमिट कर सकते हैं और वहाँ से ये बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगे। प्रोटोकॉल कौन तैयार करेगा कि इनकी सर्वेलेंस हो, किस तरह जो है वो दूध किस तरह बेचा जाए, किस तरह दूध निकाला जाए, जानवरों को किस तरह पाला जाएगा और उनको किस तरह एंटीबायोटिक की अद्वियात से रोका जाएगा? एक बात तो ये हो गई। खुद जो चिकन फरोश हैं, जो फ़रोख्त कर रहे हैं, उनको ये प्रोटोकॉल कौन समझाएगा? जो आपने बात की लाइव स्टॉक के हवाले से, वो तो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट मौजूद है, उसका काम पूरा यही है कि उसको मेंटेन करना। और जहाँ तक बात है कि जो कंज्यूमर एंड के ऊपर जो सप्लाई हो रही है, उसके लिए सन फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीज़ों को जो है वो देखे, सर्विलियंस करे और इन बैड प्रैक्टिसेस को, माल प्रैक्टिसेस को रोके। अच्छा, ये बताइए कि जो इन्फेक्शन डिजीज़ की बात करी है, तो कौन सी इन्फेक्शन डिजीज़ हैं जो इससे हो रही हैं आम लोगों में, चिकन खाने से या ये दूध पीने से, और वो किस हद तक ख़तरनाक है? कौन सी डिजीज़ है? देखिए, हमने तो सिर्फ काम किया इस वक्त एक बैक्टीरिया के ऊपर, वो है इकोलाई। ठीक है, इकोलाई जैसा मैंने बताया एक इंडिकेटर है, सिवेज या वेस्ट के ज़रिए से ट्रांसमिट करता है और अमूमी तौर पे से जो बीमारी होती है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होता है। लेकिन इसके अलावा जैसे साल्मोनीला है, इस्लामाबाद में साल्मोनीला पे भी काम हुआ है। तो साल्मोनीला जो है वो आमतौर पे मीट के ज़रिए ट्रांसमिट करता है सबसे ज़्यादा, और साल्मोनेलोसिस जो है ये वो डिजीज़ है जो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर डेथ कॉज करती है। तो हमारी यहाँ जाहिर सी बात है कि इस लेवल की स्टडी इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो पा रही है। इस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स है, क्या होता है इसमें? साल्मोनेलोसिस जो है वो ये समझ लें कि इसके ज़रिए से डाइजेस्टिव सिस्टम और इंटरनली फिर इन्फेक्शन फैलता चला जाता है और उसके नतीजे में अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर डेथ ही होती है। इतना ख़तरनाक होता है साल्मोनेला। यानी इसका मतलब ये वो बैक्टीरिया हैं जिसको फौरी तौर पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया, इंसानी जिस्म में ये ट्रांसमिट होते रहे तो मौत भी वाकई हो सकती हो जाती है और हो जाती है या हो रही होगी। फूड बॉर्न डिजीज़ का कॉन्सेप्ट ही यही है, जो पहले तो इनिशियली कोई 70s से पहले कोई 13 या 14 मुझे याद पड़ रहा है कि बैक्टीरिया ऐसे थे जो फूड बॉर्न में शामिल होते थे। इस वक्त कोई मोर देन 80 के करीब बैक्टीरिया जो हैं वो फूड बॉर्न हो गए। फूड बॉर्न का मतलब ये है कि खाने के ज़रिए से ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होना। तो ये फूड सेफ्टी के हवाले से बड़ा एक कंसर्न है कि इस किस्म के बैक्टीरिया जो बॉडी में जाके और नुकसान का सबब बनते हैं, उनके हवाले से काम करना बेहद ज़रूरी है। तो पहले तो वो सिर्फ 14-15 थे और अब तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उन सबको ही देखना जो जिस्म में जाके बीमारी पैदा करने का सबब बने। एक फूड बॉर्न है, दूसरे और हैं जो वाटर के ज़रिए ट्रांसमिट करते हैं, वो वाटर बॉर्न कहलाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि 80 के करीब ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो फूड बॉर्न हैं, जिनकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ हमारे जिस्म में ट्रांसमिट हो रही हैं और उससे बच्चे भी बड़े भी बीमार हो रहे हैं, बल्कि मौत वाक़ई होने का सबब भी बन रहे हैं। ये बात सिर्फ नाज़रीन आप ही नहीं सुन रहे बल्कि कमिश्नर कराची भी सुन रहे हैं, जिनकी ये प्राइमरी ड्यूटी है कि उन्होंने इस तरह का दूध जो मार्केटों में सप्लाई हो रहा है, इस किस्म की जो चिकन मार्केटों में सप्लाई हो रही है, उनको किस तरह सेफ्टी प्रोटोकॉल दिए जाएं कि वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखते हुए इस दूध की सप्लाई मुमकिन हो सके, इस चिकन की सप्लाई मुमकिन हो सके और कराची के शहरियों को न सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान के शहरियों को एक सेफ्टी फूड्स फराहम किए जा सकें।